Hey everyone. इस वीडियो में कि ये जो वीडियो है दिस इज़ गोना बी द लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी फार्माकोलॉजी एंड इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द आईबीएस एंड आईबीटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आईबीएस क्या है। दिस इज़ अ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, राइट। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि इसमें हमारे पास क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन होता है। ओके, और इसकी जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, रादर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो एक होती है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आईबीएस सी, राइट। देन वी हैव अ डायरिया प्रीडोमिनेंट, ठीक है, जिसमें हमारे पास आईबीएस डी बन जाएगा। एंड देन वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज टू टाइप्स, ठीक है, जिसमें आईबीएस सी एंड आईबीएस डी दोनों कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, डायरिया भी होगा एंड कॉन्स्टिपेशन भी होगा। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो हम डाइट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं या साइको सोशल मॉडिफिकेशन या ड्रग थेरेपी के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आईबीएस के अगेन यहाँ पे क्या बताया मैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे कि इडियोपैथिक क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें हमें जो कॉज है उसका नहीं पता होगा। ठीक है, सो दैट इज़ इडियोपैथिक, राइट। और क्या होता है कि इसमें क्या करेक्टराइजेशन है इसकी कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, इट मीन्स के पेन होगा, ब्लॉटिंग, डिस्टेंशन और क्रैम्पिंग, राइट। और अल्टर्ड बाउल हैबिट्स होंगी, लाइक डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, या फिर दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं तो ड्रग क्लासेस आर, हमारे पास थ्री क्लासेस होंगी ड्रग की। एंटीस्पास्मोडिक्स हैं, ठीक है, वी हैव अ सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, देन वी हैव अ क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स। ठीक है, सो ये जो ड्रग क्लासेस हैं इनका पर्पस क्या है, ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करेंगे हमारे पास, तो ये जो एब्डोमिनल पेन था इसके अंदर उसको कम करती हैं, इसके अंदर डिस्कम्फर्ट था उसको भी डिक्रीज़ करती हैं, एंड देन ये बोल फंक्शंस को भी इंक्रीज़ करती हैं। सो जो फर्स्ट क्लास है हमारे पास दैट इज़ एंटीस्पास्मोडिक्स, जिसको हम एंटीकोलिनर्जिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट दोनों को रिलीव करेंगे। इसमें जो ड्रग्स आती हैं हमारे पास दीज आर साइक्लोमीन, डाईसाइक्लोमीन, ठीक है, एंड द हियोसियामीन, राइट। सो ये इसके अंदर दो हमारे पास ड्रग्स आती हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे पास मस्कुलिन रिसेप्टर्स को ये इनहिबिट करेंगे, राइट। और इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो डोज रिलेटेड होते हैं। ठीक है, डोज जितनी ज़्यादा देते जाएंगे तो उसके इफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, एडवर्स इफेक्ट्स। ओके, देन वी हैव अ सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, तो ये क्या करते हैं कि एज ए नेम इज टेलिंग यू कि ये हमारे पास सीरोटोनिन रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है, और उसको जाके ब्लॉक कर देंगे, राइट। सो अगर हम नॉर्मली बात करें कि जब भी हमारे पास सीरोटोनिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास विसरल अफरेंट पेन सेंसेशंस जो हैं वो स्टिमुलेट जाती हैं। ठीक है, तो हमें पेन सेंसेशन फील होगी। ठीक है, तो अब क्या है, लेकिन जब हम ये इंटैगनिस्ट दे देंगे तो डेफिनेटली वो हमारे पास जाके जब सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेंगे, जिसकी तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो विसरल अफरेंट सेंसेशंस थी जो हमारे पास विसरा से पेन फाइबर्स हमारे पास जा रहे थे टूवर्ड्स द सीएनएस, ठीक है, तो वो अब नहीं जाएंगे, तो अनप्लेजेंट जो विसरल अफरेंट सेंसेशन है वो कम हो जाएगी, राइट। एंड और क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे पास जो कोलोनिक मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज़ होती है, और कोलोनिक जो ट्रांजिट टाइम है, ये कॉलन के अंदर जो हमारे पास जो लाइक यू कैन से फीसेस होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास इतनी वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सो जो कोलोनिक ट्रांजिट टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो गया, मोटिलिटी डिक्रीज़ हो गई, राइट। एंड जो पेन सेंसेशंस है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब इस कैटेगरी में हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं दीज आर जो सेट्रॉन वाली ड्रग्स हैं, सो दे आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। लाइक हमारे पास है एलोसिट्रॉन, ठीक है, ये हमारे पास यूज़ होती है टू ट्रीट द आईबीएस डी, ठीक है, जो डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस होता है ये उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। देन वी हैव ऑन्डेंसिट्रॉन, ग्रैनिसिट्रॉन, डोलासिट्रॉन, पेलोनोसिट्रॉन, ठीक है, ये साइड जो है हमारे पास ड्रग्स दे आर यूज टू ट्रीट द नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो क्या है कि ये स्कैमिकोलाइटिस कॉज करता है। देन वी हैव अ क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स, सो ये बेसिकली वही हैं ड्रग्स जो कि हमने वो कॉन्स्टिपेशन में भी हमने पढ़ा था, राइट, कि हम क्या देते हैं पेशेंट को, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स देते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग आती है दैट इज़ अ क्रोफेनेमर। ठीक है, ये क्रोफेनेमर क्या करती है, जो CFTR चैनल्स होते हैं उसको जाके ब्लॉक करती है, एंड ये हम इसको यूज़ करते हैं टू ट्रीट द HIV ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज़ दैट हमारे पास आता है IBD, ठीक है, विच इज़ ओके। सो जब IBD है इसके अंदर बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़, राइट। और इसके अंदर भी हमारे पास क्या है,
जो क्रॉनिक इंटेस्टिनल कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ इडियोपैथिक एज वेल, जिस तरह से हमने IBS का पढ़ा, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है कि इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ठीक है। किस वजह से होता है? ये इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन की वजह से होगा। और इसके अंदर ये जो कैटेगरी है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सो द वन इज़ द Crohn's डिजीज़ एंड द अदर इज़ द अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो मेन पॉइंट्स थे हमारे पास इनके अंदर डिफरेंसेस के जो बुक में मेंशन थे, तो आई हैव लिस्टेड देम हियर, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें, ताकि आप लोगों को और डिटेल से इनके बारे में डिफरेंस पता चल जाए, राइट। सो अब वो भी मेरी देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो क्रोहन डिजीज़ है वो क्या होती है? नॉन कंटिन्यूस होगी, ठीक है। सो हियर इज़ द GI ट्रैक्ट, सो यू कैन सी हियर, ठीक है। इसमें हमारे पास नॉन कंटिन्यूस, इट मीन्स कि कभी यहाँ पे इधर उधर, ठीक है। और बहुत मतलब लोकलाइज सी होगी, लाइक इधर है तो उधर ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो स्प्रेड होके और भी जगह पे ये प्रोग्रेस करे, ठीक है। सो नॉन कंटिन्यूस है। फिर क्या है कि सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि ये हमारे पास ट्रांसम्यूरल होती है, ठीक है। साथ साथ हम कंपैरिजन भी देखते जाते हैं, ठीक है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ऑन द अदर हैंड, ये हमारे पास कंटिन्यूस होती है। इट मीन्स कि यूजुअली हमारे पास ये रेक्टम को इन्वॉल्व करेगी, यूजुअली इसको इन्वॉल्व करती है रेक्टम को। और रेक्टम से क्या होता है कि ये फिर ये आगे की तरफ प्रोग्रेस करती है, कंटिन्यूस होती है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक स्पॉट पे ये इसने लीजन की और फिर बाद में हमारे पास कोई लीजन का पॉइंट नहीं है एंड देन किसी और पॉइंट पे नो, ये कंटिन्यूस करेगी, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या था हमारे पास? क्रोहन डिजीज़ में ट्रांसम्यूरल था, इट मीन्स के ऑल द 3 लेयर्स आर अफेक्टेड, ठीक है। जो 3-4 जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, सारी अफेक्टेड होंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजल लेयर जो है वो अफेक्टेड होगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि जो क्रोहन डिजीज़ है ये माउथ टू एनस की तरफ हमारे पास जाती है, ठीक है। मतलब ये जो सारी लीजन है ये पूरी हमारे पास माउथ टू एनस सारा GI ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। बट इसमें क्या है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि रेक्टम ही मेनली इन्वॉल्व होता है और फिर वो आगे जाके प्रोग्रेस करता है। अब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो बेस किस पे करती है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेनली क्या है? इन्फ्लेमेशन है। सो हम क्या करेंगे? वी वुड गिव सच ड्रग्स दैट वुड हैव द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, ठीक है। सो अब उसके भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स किसके ऊपर बेस कर रहे होंगे कि सिवेरिटी कितनी है वो हम देते हैं किसकी बेसिस पे कि हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं इनकी कितनी सिवेरिटी है, कि डिज़ीज़ कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, कितना एक्सटेंड है उसका, ठीक है। और क्या है कि जो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ठीक है, कि क्या क्या इससे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे कि इसी के हम मद्देनज़र रखते हुए हम इनको ड्रग्स ये रिकमेंड करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि जो ड्रग क्लासेस हैं, सो दीज आर 4 रादर 5 क्लासेस हैं हमारे पास, ठीक है। सो ड्रग क्लासेस कितनी है? 5 है हमारे पास, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारे पास के 5 अमीनो सैलिसाइलेट्स, ठीक है। सो 5 अमीनो सैलिसाइलेट्स में हम पढ़ेंगे आगे के एजो कंपाउंड्स क्या है, मीसेलामीन, देन क्या कहते हैं बेसिकली इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये इन्फ्लेमेशन को डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और इनको मेनली ये जो कैटेगरी है हम इसको यूज़ करते हैं इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट। देन वी हैव अनदर कैटेगरी जिसमें हमने देखना है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो डेफिनेटली यू नो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और इनको भी हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर देंगे, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड ये क्रोहन डिजीज़। सो ये आप याद रख लें बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज ये हम देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इन कंडीशंस में यूज़ होती हैं, ठीक है। सो अब क्या है हमारे पास हो गया, नेक्स्ट हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होंगे बेसिकली कि वो इम्यूनोसप्रेसेंस होंगे बेसिकली, ठीक है, कि इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस कर रहे होंगे, इस तरह से वो इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर जो हम देंगे वो हमारे पास होंगी 3 क्लासेस ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, जो है TNF अल्फा इनहिबिटर्स, राइट, अल्फा 4 इंटेग्रिन इनहिबिटर्स, इंटरल्यूकिन 12-23 इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इन तीनों का ही एक्शन हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन के अंदर होता है। सो जब हम इन सबको ब्लॉक कर देंगे तो दैट वुड इनहिबिट द इन्फ्लेमेशन, राइट। सो इसके अंदर जो अल्फा इनहिबिटर्स होंगे हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास आ जाती है इन्फ्लक्सीमाब, एडालिमुमाब, सेटोलिमुमाब एंड गोलिमुमाब, ठीक है। सो इसको भी हम देखेंगे कि डिटेल के अंदर कि कौन सी वाली ड्रग हम यूज़ करते हैं फॉर द अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके एंड देन फिर हमने देखना होगा कि ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या आता है कि इंटरल्यूकिन 12 एंड 23 था, ठीक है। तो इसके हमारे पास इनहिबिटर्स क्या करेंगे कि एक्चुअली जो हमारे पास मैक्रोफेज की एक्टिवेशन है या रिस्पॉन्ड टू द इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, उसको इनहिबिट करना ये इसका काम होगा, ठीक है। जो हम ड्रग्स देंगे फॉर इनहिबिटिंग द इंटरल्यूकिन 12 एंड 23, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली देते हैं इन द
हमारे पास होता है क्रॉन डिजीज़, तो इसकी हम ट्रीटमेंट के लिए ये वाली 3rd क्लास हम देते हैं, ठीक है। देन हमने देखनी होगी इसके अंदर द 4th क्लास, ठीक है, दैट इज़ इम्यूनोमोडुलेटर्स। और इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं विच आर नंबर 1 इज़ द मिथोट्रेक्सेट एंड देन वी हैव अ थायोप्यूरिन्स, ठीक है। जो मिथोट्रेक्सेट है हम इसको कैंसर जो डिजीज़ होती हैं हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, एंड जो थायोप्यूरिन है उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं 2 टाइप्स, राइट। उसके अंदर क्या आती हैं, एजोथायोप्यूरिन एंड द 6 मार्केप्टोप्यूरिन्स, ठीक है। जो 6 मार्केप्टोप्यूरिन्स हैं इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हमारे पास होती है फर्स्ट लाइन एजेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द रिमिशन, ठीक है, ताकि ये हमारे पास जो डिजीज़ेस हैं ये दोबारा से अगर ना हो तो उसको कंट्रोल करने में, उसको मेंटेन करने में हम ये 6 मार्केप्टोप्यूरिन को यूज़ करते हैं, राइट। और फिर जो लास्ट कैटेगरी होगी दैट वुड बी द जेनस काइनेज इनहिबिटर्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास होगी टुफासेटिनिब, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन। ओके, सो द फर्स्ट क्लास इज़ द 5 अमीनो सैलिसाइलेट, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं 5-ASA। सो इसको दिस कैटेगरी ऑफ द ड्रग इज़ यूज्ड इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट। हम इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं। देन अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली इस कैटेगरी में हमारे पास थे एजो कंपाउंड्स, राइट। जो सेकंड कैटेगरी है ये बाद में अराइज हुई थी, ठीक है। क्यों? सो फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास क्या था कि जो एजो कंपाउंड्स हैं इनमें होता था कि हमारे पास 2 ड्रग्स की कॉम्बिनेशन से बनाई जाती थी, एंड the 2 drugs were combined, they were used to combined together via the nitrogen, ठीक है, जबल जो हमारे पास नाइट्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं N डबल बॉन्ड N, उससे ये ज्वाइन होती थी आपस में, ठीक है, दोनों ड्रग्स। सो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली हम इस कैटेगरी में 3 ड्रग्स देते हैं। द वन इज़ द बेलसेलाजाइड, देन वी हैव ओरसेलाजीन, देन सेल्फसेलाजीन, ठीक है। सो ये BOS से आप लोग याद रख लें, ठीक है। और ये सारी क्या होती थी हमारे पास नॉन पीएच डिपेंडेंट, ठीक है, कि कहीं पे भी किसी भी पीएच पे जाके ये हमारे पास क्या होता है कि ये डिज़ोल्व हो जाती हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। और बल्कि क्या है, यू कैन से कि ये ड्रग्स हमारे पास ऐसी होती हैं कि ये एब्जॉर्ब हो जाती थी, ये जो एजो कंपाउंड है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सेल्फसेलाजीन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 5-ASA, ठीक है, अमीनोसैलिसाइलेट एंड साथ में सल्फपैराडीन, ठीक है, तो सल्फापैराडीन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनती है सल्फासेलाजीन। अब होता क्या है कि जब हम इसको लेते हैं, ठीक है, व्हेन वी इंजेस्ट दिस ड्रग, तो क्या होता है कि हमारे पास ये जो 5-ASA है तो ये क्या होती है हमारे पास एफिकेशियस तो थी, लेकिन और इस्तेमाल भी हम करते हैं इसको, ठीक है, ये यूज़ भी हो जाती है, लेकिन क्या है कि हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन में 80% जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। इट मीन्स के जो सिर्फ 20% होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो साइट है जहाँ पे लीजन होगी, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा रादर, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन वाली साइड पर सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट इसकी पहुँचती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने इसको थोड़ा सा इसकी एक अल्टर्ड फॉर्म बना ली, ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ मीसेलामीन, राइट। सो और जो इसके साथ जो दूसरा वाला था हमने देखा कि सल्फापैराडीन, तो उसका हमने कहा कि अच्छा मे बी कि ये 5-ASA तो एब्जॉर्ब हो गया था वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से 80%। तो सल्फापैराडीन का क्या इफेक्ट है, तो सल्फापैराडीन के हमने जब देखा तो उसके हमें एडवर्स इफेक्ट्स हमें फाउंड हुए, ठीक है। तो इट मीन्स के ये हमारे पास तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि ये जो 5-ASA है यही हमारे पास एफिकेशियस है, तो हमें इसी को यूज़ करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए इसको क्या बनाया गया, एंटारिक कोटेड, राइट। सो pH सेंसिटिव रेजिन बना दिया गया ताकि ये हमारे पास डिस्टल इलियम जो है हमारे पास, ठीक है, और प्रॉक्सिमल कॉलन तक जाके जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए हमने क्या बनाया इसको एंटारिक कोटेड, ताकि ये बहुत नीचे तक जाके हमारे पास डिज़ोल्व हो, ठीक है। देन इसमें जो ड्रग्स आती हैं हमारे पास वो क्या होंगी कि ओरल एंड रेक्टल होती हैं, ठीक है। जो ओरल ड्रग्स होती हैं वो क्या होगी, पेंटोसा, एजोगोल, एप्रीसो एंड लिएल्डा, ठीक है। और ये जो हमारे पास सारी ड्रग्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं, स्लो रिलीज़, यानी आहिस्ता आहिस्ता जाके ये रिलीज़ होती जाती हैं और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। देन वी हैव अनदर कैटेगरी जिसमें रेक्टल होगा। रेक्टल में है लाइक वी हैव रिवासा जो कि हम एनिमा देते हैं, ठीक है, एनिमा फॉर्म में देते हैं। कैनासा है जो हम सपोजिटरी की फॉर्म में देते हैं, राइट। देन ओके, सो अब हमारे पास क्या है कि हम अगेन ये देख लेते हैं कि एजो कंपाउंड का एक्शन क्या है। सो एक्शन यही है कि वही एजो कंपाउंड जब हमारे पास टर्मिनल इलियम या कॉलन में जाके पहुंचती है, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है, तो वो क्या रिलीज़ करता है, एजो रिडक्टेज, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो 5-ASA है यानी जो अमीनो सैलिसाइलेट है वो हमारे पास रिलीज़ हो जाता है।
ओके देन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इज़ दैट कि हमें इसका एक जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म एक्शन है वो नहीं पता, ठीक है, और इट इज़ अननोन, ठीक है। बोथ हमारे पास वैसे क्या होता है कि जो हमें जितना मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है, इट इज़ दैट कि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है और साथ साथ इम्यूनो सप्रेसन रोल होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेसन रोल भी रखती है ये ड्रग्स, सो दैट इज़ वाई द पर्सन इज़ मोर प्रोन टू द इन्फेक्शंस, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट क्या हो सकता है? डेफिनेटली अब क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है तो यही हमारे पास स्टेप्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, तो इन्हीं में से किसी को स्टेप को ये इनहिबिट कर रहा होगा या फिर मॉडरेट कर रहा होगा, ठीक है। लाइक हमारे पास साइटोकाइन सिंथेसिस को ये कर रहा होगा इनहिबिट, ठीक है, या मे बी के साइक्लोऑक्सीजनेस लाइपोक्सिजनेस पाथवे को इनहिबिट कर रहा हो, ठीक है। दैट इज़ हाउ के ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता हो, ठीक है। या फिर थर्ड थिंग इज़ दैट कि ये इनहिबिट करते हैं द फंक्शन ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, जो हमारे पास और क्या है कि म्यूकोजल लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस हैं, इन सब के ये जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ठीक है, इनके फंक्शंस को इनहिबिट करता है। और जो ROS है, ठीक है, विच इज़ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, तो इसको भी स्कैवेंजिंग करता है, ठीक। देन हमारे पास क्या है कि यूजेस इनके ड्रग्स के क्या होते हैं कि फर्स्ट लाइन एजेंट होते हैं कि हमारे पास जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके रिमिशंस को इंड्यूस करने में और इसको मेंटेन करने में, ठीक है। देन बेसिकली ये जो हमारे पास क्रोहन डिजीज़ है उसके अंदर इसकी एफिकेसी थोड़ी कम होती है, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ही हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक, क्योंकि उसके अंदर ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके लिए फर्स्ट लाइन एजेंट है। अब इसकी इफेक्टिवनेस क्या है अकॉर्डिंग टू साइट, तो वो हमारे पास ये है कि रेक्टम में जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोक्टाइटिस, ठीक है, अगर रेक्टम का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा दैट इज़ नोन एज प्रोक्टाइटिस। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोजिटरी या एनीमा यूज़ करते हैं। एंड क्या है कि हम जो डिस्टल कॉलन या फिर इसको हम बोलते हैं प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस, ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या है यही सपोजिटरी और एनीमा यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि अगर रेक्टम का इन्फ्लेमेशन है या फिर डिस्टल कॉलन का अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन है तो हम क्या करेंगे सपोजिटरी या एनीमा देंगे। लेकिन अगर प्रॉक्सिमल कॉलन का है तो हम क्या करते हैं वी प्रेफर द एजो एंड द मीसालामीन, ठीक है। एजो कंपाउंड जो अभी हमने पढ़े मीसालामीन है तो हम इसके लिए प्रॉक्सिमल कॉलन के लिए हम वो सजेस्ट करते हैं, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का है तो ओनली मीसालामीन। ओके नाउ जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो ये हैं कि जो सल्फासालाजीन है उसके काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स इन दिस क्लास, ठीक है। तो अब क्या है कि क्यों बेसिकली इसके इतने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं, बेसिकली इसी वजह से क्योंकि हमने कहा था कि किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये 5-ASA एंड द सल्फापैराडीन, ठीक है। तो सल्फापैराडीन ही है बेसिकली इसके हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। सो एज आई टोल्ड यू, तो इसके हमारे पास इफेक्ट्स क्या है कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ वाई सल्फासालाजीन के भी एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो क्या है किस तरह के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कि 45% पेशेंट्स के अंदर ये हेडेक नोजिया फटीग करता है, लेकिन सीरियस रिएक्शंस में ये क्या इंक्लूड करेगा हीमोलाइटिक एनीमिया, माइलोसप्रेशन, हेपेटाइटिस, न्यूमोनाइटिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, फीवर, रैश एंड इवन इट कैन लीड टू द स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, राइट। सो ये हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी है। एंड देन सल्फासालाजीन क्या है कि ऑल्सो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, दैट इज़ नंबर 1 ओलिगोस्पर्मिया कॉज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेल फर्टिलिटी है उसको इट वुड इम्पेयर दैट, ठीक है। देन क्या होता है कि हमारे पास ये जो फोलेट एब्जॉर्प्शन है, फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन, ठीक है, विच इज़ विटामिन B12, राइट, तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सन हु इज़ टेकिंग दिस सल्फासालाजीन, तो उसको क्या रिकमेंड किया जाता है कि वो फोलेट सप्लीमेंट्स लें, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है मीसालामीन, ठीक है। मीसालामीन के क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, तो इट कॉजेज हेडेक, डिस्पेप्सिया, ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है इसके एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। और भी हैं इसके जो कि रेयर हैं, लाइक एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, ठीक है, ये हमारे पास कॉज करता है, और इसको कभी भी हम ऐसी ड्रग्स के साथ नहीं देते जो कि pH को इंक्रीज़ करेंगी ड्रग्स की। क्यों? बिकॉज व्हाट वी वांट इज़ दैट कि जो हमारे पास मीसालामीन है जितना वो डिस्टली जाएगा तो उतना अच्छा है, ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टली जाएगा बिकॉज वहाँ पे हमारे पास लीजन प्रेजेंट होगी तो उसको हमने ट्रीट करना है, ठीक है। और अगर ऐसी ड्रग्स ले लेंगे जिससे pH हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए, लाइक अगर हम स्टमक की pH के लिए भी इंक्रीज़ करने के लिए क्या लेते हैं, H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट हैं हमारे पास, PPIs हैं, ठीक है। सो अगर हम इस तरह की ड्रग्स यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे वहाँ पे स्टमक के लेवल पे या फिर और किसी ये कैसे है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे हमारे पास pH का लेवल अगर रेज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि मिसालामीन कंपाउंड्स की प्रीमेच्योर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, पहले से ही वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, और इसका इफेक्ट फिर कोई नहीं होगा, राइट। देन वी हैव ओरल सैलाजीन, का क्या होता है एडवर्स इफेक्ट इज़ द वाटरी डायरिया।